हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो सेकेंड वर्ल्ड वार है। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक चला। ये मनुष्य इतिहास में सबसे विध्वंस युद्ध था। इसमें लगभग 10 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इस जो युद्ध है इसकी शुरुआत अगर हमें जानना है क्यों हुआ, तो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ था तब की स्थिति देखनी पड़ेगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो कुछ चेंजेस आए थे यूरोप के मैप में। जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो था वो टूट गया था और ऑस्ट्रिया अलग देश बना और हंगरी अलग देश बना। इसके अलावा जो रसिया था वो काफ़ी बड़ा देश था, उसका भी विघटन हुआ था। लेकिन जब वहाँ सोवियत यूनियन की सरकार आई तो उसने कुछ इलाकों को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। जैसे कि यूक्रेन जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आज़ाद देश बन गया था, उसे फिर से सोवियत यूनियन में मिला दिया गया। इसके अलावा लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो आज़ाद बने रहे, जैसे पोलैंड, जिसका अस्तित्व भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया, वो आज़ाद बना रहा। इसके अलावा जो कुछ चेंजेस आए वो ये आए कि जर्मनी की स्थिति कमज़ोर कर दी गई। उसकी जो मिलिट्री पावर है उसमें कई तरह से लिमिटेशन लगाई गई, जिसके कारण वो अपनी मिलिट्री को ज़्यादा मजबूत नहीं बना पाया। इसके अलावा उसमें आर्थिक भी कई कई पाबंदी लगाई गई। उसमें भरपाई जर्मनी को आगे भरपाई करनी पड़ी कई सालों तक युद्ध की। इसके अलावा जो मजबूत देश बने रहे इस दौरान, एक तो यूनाइटेड किंगडम बना रहा, फ्रांस बना रहा। लेकिन जर्मनी इस दौरान काफ़ी कमज़ोर हो गया था। जो वहाँ वेमार रिपब्लिक आया था उसमें पैसों का काफ़ी तंगी रही उस दौरान जर्मनी में। तो जर्मनी में एक मूवमेंट शुरू हुआ जो कि इनसे बदला लेने के लिए तैयार था, फ्रांस से ख़ास तौर पर। इसकी नुमाइंदगी एडॉल्फ हिटलर ने की और आखिरकार 1931 में वो वहाँ के चांसलर बने। उनके चांसलर बनने के बाद जर्मनी में एक तरीके से मिलिट्री की बहुत तेज़ी आई वहाँ की मिलिट्री में। और उन्होंने जो ट्रीटी ऑफ वर्सरीज के तहत जो पाबंदी लगी थी जर्मनी में, उस पाबंदियों को नज़रअंदाज करने लग गए एडॉल्फ हिटलर। और वहाँ बड़ी मात्रा में वेपन्स की सप्लाई शुरू होने लग गई। जब यहाँ पर जर्मनी में, इसके अलावा यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ने लग गई थी जर्मनी में। तो इन देशों ने क्या किया फिर, अगर जब जर्मनी में इतना तेज़ी आ रही थी, इन्होंने, ये हमें काफ़ी उलझा देने वाली बात है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। क्योंकि जर्मनी ने जब वर्सरीज की ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया तो फ्रांस खास तौर में थोड़ा विचलित हुआ। लेकिन यूनाइटेड किंगडम जो इस समय था उसे ज़्यादा अपने व्यापार से ज़्यादा मतलब था और उसने जर्मनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसके अलावा यहाँ ओलंपिक भी हुआ था 1936 में, जिसमें सब देश शामिल हुए, यूनाइटेड किंगडम भी शामिल हुआ, फ्रांस भी शामिल हुआ। इसके बाद आंचलूस हुआ। आंचलूस हम उसे कहते हैं जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया दोनों देश आपस में मिल गए और एक बड़े जर्मनी का उदय हुआ। उस दौरान भी इन देशों ने कुछ ज़्यादा नहीं किया। इसके अलावा जर्मनी ने चेकोस्लोविया में हमला करके वहाँ से सुंडरलैंड, जो जहाँ जर्मनी मूल के लोग माने जाते रहते, उसको अपने में मिला दिया। चेकोस्लोवाकिया का भाग था पहले वो। तो इस दौरान भी इन देशों ने कुछ नहीं किया। तो इससे जर्मनी का जो एडॉल्फ हिटलर थे उनका जो हिम्मत है और बढ़ गई और उन्होंने बड़े बड़े प्लान बनाने शुरू कर दिए। खास तौर में उनकी नज़र पोलैंड में थी कि किस तरीके से पोलैंड को अपने में मिलाया जाए। तो यही कुछ वजह है जिस कारण से दूसरे विश्व युद्ध की हम शुरुआत मान सकते हैं। एक दूसरी वजह ये भी है कि जो लीग ऑफ नेशन बना था फर्स्ट वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद, वो भी ज़्यादा उसकी अहमियत ही नहीं रही। क्योंकि उसको जो बनाने वाला देश था यूनाइटेड स्टेट, वो खुद उसमें शामिल नहीं हुआ। तो जो देश ने लीग ऑफ नेशन बनाया वो उसको खुद ही नहीं मानते थे और आखिरकार वो अस्तित्व से ख़त्म हो गया। अगर लीग ऑफ नेशन अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाता तो हो सकता था कि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता। तो ये हमारी यहाँ पर स्थिति बनी रही जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच की। अब हुआ ये कि जर्मनी ने पोलैंड में हमला कर दिया था 1939 में। यही हमारी स्टार्टिंग डेट मानी जाती है सेकेंड वर्ल्ड वार की। हुआ ये था कि जर्मनी और यूएसएसआर, जो कि हम सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं, इन दोनों ने अपना सीक्रेट पैक्ट किया। यानी किसी को पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में संधि हो गई। और संधि के कुछ बातें ये थी कि इन दोनों ने ऐसे कहा एक दूसरे से कि हम दोनों मिलके पोलैंड में हमला करेंगे और इसको बंटवारा करके आधा जर्मनी के पास ले जाएगा और आधा
सोवियत यूनियन के पास चले जाएगा। इस पैक्ट को हम मोलोटोव रिबेंट्रॉप एक्ट के नाम से भी जानते हैं, या पैक्ट के नाम से। मोलोटोव सोवियत यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर थे, रिबेंट्रॉप जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे। इन दोनों ने समझौता किया और समझौता के तहत पार्टीशन का इनका प्लान बना। तो जर्मनी ने पोलैंड में हमला किया, और जैसे ही जर्मनी ने पोलैंड में हमला किया वैसे ही फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि बहुत हो गया, अब हम युद्ध घोषित कर रहे जर्मनी के खिलाफ, और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। शुरुआत में जर्मनी ने बड़ी तेज़ी के साथ सब देशों को हरा दिया। उसने पोलैंड में कब्जा कर लिया। इसके अलावा 1941 आते आते उसने पूरे फ्रांस में कब्जा कर लिया था। हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी फ्रांस में कब्जा करने में नाकाम रहा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में उसने अपनी एयरफोर्स का उपयोग करके पूरे फ्रांस में कब्जा कर लिया, और जर्मनी का जो फैलाव था काफ़ी बड़ा हो गया, और यूनाइटेड किंगडम इस दौरान अकेला रह गया। शुरुआत के जो 1-2 साल थे उसमें यूनाइटेड किंगडम अकेला जर्मनी से लड़ता रहा। जर्मनी ने यहाँ यूनाइटेड किंगडम में बम बरसाए, लेकिन यूनाइटेड किंगडम आखिरकार जर्मनी के एग्रेशन को रोकने में कामयाब हो गया। लेकिन जो इस युद्ध का जो टर्निंग पॉइंट है वो है जर्मनी का सोवियत यूनियन के ऊपर अटैक करना। जो रिबेंट्रॉप और मोलोटोव का जो एग्रीमेंट था उसके तहत ये दोनों एलाई बन चुके थे, लेकिन जर्मनी ने इसके खिलाफ वादा खिलाफ़ी की सोवियत यूनियन के खिलाफ, और इसमें हमला कर दिया। अब जब हमला हुआ तो बड़ी दिक्कत हो गई शुरू, क्योंकि हमें पता है कि सोवियत यूनियन बहुत बड़ा देश है, और इतिहास हमें बताता है कि जिसने सोवियत यूनियन या रसिया में अटैक किया है वो एक दलदल में फंसा है, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी हो, या फिर अब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान फिर से जर्मनी हो। तो इसने जब सोवियत यूनियन में हमला किया तो सोवियत यूनियन जो पहली वाली पॉलिसी है उसे अपना के जो मॉस्को या यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका शहर है उसको छोड़ के वो अंदर चले जाते थे, अंदर के इलाकों में सब कुछ फसल तबाह करके, ये उनकी पॉलिसी रहती थी पहले से रसिया वालों की, और उसी में इन्होंने आगे काम किया, और ये सेंट पीटर्सबर्ग को छोड़ के वो अंदर की तरफ चले गए। और जब जर्मनी वाले यहाँ पहुँचे तो उन्हें देखा कि ये पूरे शहर तो खाली है, तो वो फंस चुके थे, क्योंकि वो यहाँ सोवियत यूनियन के टेरिटरी में आ गए। अब ना उनके पास कोई रिसोर्सेज थे, क्योंकि रिसोर्सेज सब बर्बाद कर दिए थे वहाँ की लोगों ने। तो फिर उन्हें वापस जर्मनी की तरफ जाना पड़ा सिपाहियों को, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जा सकते थे। जब वो वापस लौट रहे थे तो उनके ऊपर हमले किए गए सोवियत यूनियन, जो गुरिल्ला वारफेयर जिसे हम कहते हैं, उसके तहत सोवियत यूनियन के लोगों ने जर्मनी के ऊपर हमला किया, और जर्मनी काफ़ी नुकसान हुआ जर्मनी को। अगर जर्मनी सोवियत यूनियन के ऊपर हमला नहीं करते समय तो हो सकता था कि जर्मनी यूनाइटेड किंगडम को भी हरा देता और पूरा यूरोप का मास्टर बन जाता जर्मनी। इसकी दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि जापान ने 1941 में जो अमेरिका का एशिया में आइसलैंड है पियर हार्बर नाम से, उसमें अटैक करके वहाँ पर कई नौसैनिक जवानों को मार दिया था, जिस कारण यूनाइटेड स्टेट जो अभी तक आइसोलेशन की पॉलिसी अपनाता रहा इस युद्ध में, वो अब जापान के खिलाफ हो गया, क्योंकि जापान जर्मनी का अलाई था। तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट अब यूनाइटेड किंगडम का अलाई बन गया और फ्रांस का अलाई बन गया। तो अब ये महत्वपूर्ण देश देख लेते हैं हम यहाँ पर कौन किस साइड में था। पहले तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट ये अलाई देश के रूप में उभरे। दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान ये एक्सिस देश के रूप में उभरे, और अलाई में ये सोवियत यूनियन भी बाद में शामिल हो गया था जब जर्मनी ने इसमें अटैक किया था। तो ये स्थिति बनी रही। अब जो मुख्य घटनाएं, जर्मनी ने अटैक किया था ये सोवियत यूनियन में, तो बदलाव होने लग गए थे वहाँ। अब हुआ ये कि इस वीडियो को मैं बाद में बनाऊँगा क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है। चल ठीक है, फिर सेकंड वीडियो में बताऊँगा मैं थोड़ा देर बाद आपको। फ़िलहाल आवाज़ आ रही है बाहर से तो आपको क्लियर आवाज़ नहीं आ पाएगी, तो इस वजह से बाद में